ज्यादातर आप कोई भी कहानियां उठा लीजिए, अगर वायलेंस है भी तो वायलेंस को जीतता हुआ कहीं किसी कहानी में नहीं दिखाया गया है। ये आ गया है अपने को सबसे बड़ा वो स्पॉइलर मिल गया है। रमाकांत पंडित जी थे एनिमल आई थी रणबीर कपूर के, संदीप रेड्डी वहां के फिल्म जी। आपने देखी वो फिल्म? मैंने नहीं देखी। मैंने अभी फिलहाल से 2 फिल्में देखी हैं, एक लापता लेडीज और 12 फेल। मान लीजिए कि आपकी फिल्म है, जैसे मेरी कोई फिल्म, मैंने कोई फिल्म बनाई, तो इसको मैं कैन में कैसे प्रीमियर करूंगा? पहले तो कैन में बहुत सारी कैटेगरीज रहती है। कंपटीशन कैटेगरी है जिसमें ऑल वी इमेजिन इज लाइट के, फिर उन लोगों की एक सिलेक्शन कमिटी होती है और वो लोग सिलेक्ट करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के मूवीज से। मिर्जापुर साहब का एक सीन है, बड़ा वायरल होता है, मीम वाला सीन है, जो चाकू वाला है कि आप चाकू लेके आता और आप कट्टा निकाल देते हैं। मैंने इसी सीन का ऑडिशन दिया था और मुझे को एक्टर चाहिए था, तो मुझे मिला नहीं, तो मेरा एक दोस्त है ग्राफिक डिजाइनर, उसको बुलाया और उसको पीटा था मैंने सीन में घर में, तो वो किया था तब। लेकिन मुझे तब ये लगा था कि सीन मजेदार है। हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं टैलेंट ऑफ सिनेमा। अभी 14 से 25 मई को 75वां कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी इंडियन फिल्में दिखाई गई, बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्में दिखाई गई। फ्रांसिस फोर्ड कपोला की मेगालोपोलिस गई, पुअर थिंग्स वाले डायरेक्टर यॉर्गोस लांथिमोस की जो है काइंड्स ऑफ काइंडनेस गई, इंडिया से भी संतोष गई, ऑल वी इमेजिन इज लाइट गई, जीती भी। उसी बीच एक और छोटी सी फिल्म थी जो वहाँ दिखाई गई, जिसका नाम था कुकी। ये फिल्म वहाँ पे 21 तारीख को प्रीमियर हुई और उसकी कास्ट जो फिल्म जो है इंडिया में रिलीज हो रही है 28 जून को, और उसकी कास्ट जो है हमारे साथ है राजेश सर और रितिशा। तो अपन जो है इस बारे में बात करेंगे, क्या है, किस बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया श्वेतांक, आप बताइए। बस जीवित है सर, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप मुझे थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि मान लीजिए कोई आपकी फिल्म है, जैसे मेरी कोई फिल्म, मैंने कोई फिल्म बनाई, तो इसको मैं कैन में कैसे प्रीमियर करूँगा? पहले तो कैन में बहुत सारी कैटेगरीज रहती है। कंपटीशन कैटेगरी है जिसमें ऑल वी इमेजिन इज लाइट के, और क्लासिक कैटेगरी है। हम लोग मार्केट कैटेगरी में लेके गए थे बिकॉज इट इज़ अ कमर्शियल फिल्म। हम लोगों ने कंपटीशन में नहीं अप्लाई किया। सो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये फिल्म, वो कैन्स के अफिलिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिस्ट में है और उन लोगों को मिलती है, दे गेट टू screen a few movies or bring a few movies to the market. Screening उनके ऊपर है, but they get to bring a few movies. तो उन्होंने कुछ मूवीज़ इंडिया से जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया में, वो लेके गए कैन में। हमारे मूवी भी एक थी। फिर उन लोगों की एक सिलेक्शन कमिटी होती है और वो लोग सिलेक्ट करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के मूवीज़ से कि कौन सी मूवी स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट हो सकती है। आपके ऊपर भी, अगर आपको स्क्रीनिंग नहीं करनी तो वो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। मेकर्स, हाँ, फिल्म मेकर्स ऑप्ट आउट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्ट आउट कर सकते हैं? फिल्म मेकर्स भी ऑप्ट आउट, आई मीन यू कैन डिस्कस विद योर डिस्ट्रीब्यूटर और आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। पर अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है तो वो लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर दे सिलेक्ट योर फिल्म कैन गेट स्क्रीन देयर। सो हमारी फिल्म सिलेक्ट हो गई कुकी, और उधर ही मार्चेडू फिल्म कैटेगरी में पहले एच में स्क्रीनिंग हो गई हमारी फिल्म की। तो वैसे होगा। दूसरे कैटेगरीज, कंपटीशन कैटेगरीज में कैन्स में भी स्क्रीनिंग हो सकती है और वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है बेसिकली ताकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज मिल सके, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सके। हाँ, क्योंकि हमारी मार्चेडू फिल्म में थी, वो कैन मार्केट है, तो हम लोगों को अवार्ड्स के लिए हम लोग नहीं गए थे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट में रीच के लिए गए थे। सो हम लोगों को मिल भी गई बिकॉज ऑफ द मे बी सब्जेक्ट मैटर, उन लोगों को अच्छी लगी फिल्म। तो इटली, रशिया, यूएसए, कनाडा, इधर और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, इंडोनेशिया, नेपाल, उधर भी स्क्रीनिंग हो रही है ये फिल्म। क्योंकि हमारी कैटेगरी में जो ऑडियंस देखते हैं वो जनरल पब्लिक नहीं होते, दे आर फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्रिटिक्स एंड एक्टर्स। सो दोज पीपल कम एंड वॉच इन मार्चेडू फिल्म कैटेगरी। अच्छा, ये किस बारे में है ये कुकी जो आप बता रही हैं फिल्म? Cookie. She's playing Cookie. I think. It's about a very cute, sweet 16 love story. It is about the innocence of love, innocence of family. पर उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कुकी के साथ, which is reality, जो हो रहे हैं अभी, not just in India, all around the world. So उसके बारे में है कुकी. It is about Cookie mainly. It is not about the police's investigation या कोर्ट एंड देयर जस्टिस प्रोसेस है, उधर भी फोकस है, पर मेन फोकस फिल्म में कुकी के ऊपर है।
अबाउट द विक्टिम, अबाउट द सर्वाइवर, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट और कुछ भी एस्पेक्ट्स है जो हम लोग टच कर रहे हैं इन अ कमर्शियल मैनर। तो एक एंटरटेनिंग एस्पेक्ट भी है मूवी की, क्योंकि हमको ऑडियंस को रीच करनी है। वी डोंट वांट कि ऑडियंस जाके मूवी देखे और सिर्फ एक डार्क एनवायरनमेंट लेके आए। वी वांट द ऑडियंस टू एन्जॉय द मूवी, क्योंकि हम लोग मूवीज़ देखते हैं एक ब्रेक लेने के लिए, थिएटर में स्पेशली, क्योंकि थिएटर में रिलीज़ हो रही है। तो वी वांट द ऑडियंस टू फील एंटरटेन, और एक मैसेज भी आ रहा है ये फिल्म से। सो कुकी इज रफली अबाउट दैट। तो आप कुकी का कैरेक्टर प्ले कर रही हो, राजेश सर आपके फादर बने हैं। हाँ। तो ये बेसिकली जो फिल्म है एक गैंगरेप सर्वाइवर के बारे में, जिसका कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं। तो जब मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा कुछ समझ आया, जैसे ये फिल्म 2-3 चीज़ों के बारे में बात करती है। एक तो ऑल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम है ना, आप कह रहे हैं ठीक है कॉमर्शियल सिनेमा है, लेकिन कॉमर्शियल सिनेमा में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ज़रूरी मसला नहीं उठाएं, है ना, आप उसको वैसे कर सकते हैं डील। तो जैसे आप लोगों ने किया है, इसके अंदर जो एक तो इशू है कि ऑल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम, दूसरा मैंने नोट किया कि PTSD है ना, जो आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो इन फिल्मों के साथ जो होता है, जब आप उसको लेके चलते हैं, तो कॉमर्स और आर्ट को बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट रहता है, वो कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखिए, ये बेसिकली इस सवाल का जवाब अच्छे से तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर दे पाएंगे। एज एन एक्टर तो हम हमेशा कोई भी फिल्म मिले उसको उतनी सच्चाई से करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ इस फिल्म के दौरान गुजरते हुए, इसके प्रोसेस से, उसमें काम करते हुए, इसमें बहुत सारे ऐसे पहलुओं को छुआ है, जैसे PTSD आप बोल रहे हैं। जनरली इस तरह का कोई भी जो विक्टिम होता है उसको खाली विजय मिल जाती है, जीत मिल जाती है, न्याय मिल जाता है, और उसके बीच में उसके साथ क्या हुआ उसके लिए सफ़र वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जो ट्रॉमा होता है पोस्ट इंसिडेंट, उसके बारे में भी बहुत ज़रूरी बातें फिल्म में अच्छे तरीके से दिखाई गई है। जैसे आप मेनस्ट्रीम में देखते हैं, सॉरी जी। और पर्सनली एज एन एक्टर मेरे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो डायरेक्टर थे प्रणव, उन्होंने जब बिल्कुल बिगनिंग स्टेज में जब फिल्म कंसीव की जा रही थी, बन रही थी, उस दौरान से मेरे टच में थे। उन्होंने जो मुझे 1 लाइन बोला था वो मुझे बहुत ही एक एक्टर के तौर पे चैलेंजिंग लगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसे लॉयर की कहानी है जिसकी बेटी का रेप होता है और वो उसी का केस लड़ता है। तो मैं ये सोच के बड़ा ऐसा हुआ कि कैसे चीज़ से गुजरना पड़ता होगा उसको, अगर वो उसी इंसिडेंट के बारे में उसको कोर्ट में खड़े होकर बात करनी हो, जिसकी डिटेल्स बोलनी पड़ती हैं, उसमें सब कुछ होता है। हालांकि उसमें इतना ज़्यादा है नहीं, फिल्म इज़ मोर अबाउट कुकी जो बाद में बनी, लेकिन फिर भी एज एन एक्टर मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग चैलेंज था। अच्छा, जो उन्होंने फिल्म को बनाया है प्रणव ने, तो उन्होंने इससे पहले क्या कुछ बनाया है, क्या काम किया है जो आपको इम्प्रेसिव लगा कि आपको काम करना चाहिए? नहीं, मैंने उनका कोई काम देखा नहीं था, बट प्रणव से मेरी बातचीत हुई किसी दोस्त के ज़रिए, वो मेरे पास पहुँचे। तो एक बार कई बार ये होता है ना कि आपको सामने जो बना रहे हैं उनका जज्बा, उनका इंटेंशन, उनका काम समझ में आ जाता है। तो मैं कभी ऐसे तो मैं जज करने वाला कौन होता हूँ, किसी का पहला काम देख भी लूँ तो आई कैन नॉट जज की नेक्स्ट फिल्म हाउ विल मेक। असली में तो आप जब बात करते हैं उनका इंटेंशन से पता चलता है। और मुझे हमेशा लगता है कि ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म्स जो बनती हैं और जो बहुत बड़ा बजट नहीं है, बहुत सारे बड़े स्टार्स नहीं है उसमें कोई भी, तो उस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना हमेशा एक इंटरेस्टिंग काम होता है। जैसे थिएटर में हम काम करते हैं ना, वैसा एक अनुभव होता है। अच्छा, यही जैसे मान लीजिए ये असमीज फिल्म है ना, एक छोटी सी फिल्म है, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए, छोटी फिल्में भी की, आपने बड़ी फिल्में भी की, बड़ी सीरीज कर रहे हैं आप लगातार बैक टू बैक, नेटफ्लिक्स, अमेजन, सबको आपने एंटे में लिया हुआ है। तो आपके लिए कितना अलग एक्सपीरियंस था ये कि एक असमीज फिल्म में काम करना? क्योंकि हमने ज़्यादा असमीज फिल्में देखी नहीं है, बहुत लिमिटेड देखा है हमने, जो भी देखा या कहीं कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बता दिया तो हमने जाके थोड़ा मोड़ा देख लिया। लेकिन आपने कुछ असमीज फिल्में देखी हैं, कुछ ऐसा कुछ फॉलो किया है? असमीज फिल्म मैंने मुश्किल से 1-2 देखी होंगी, लेकिन असमीज थिएटर बहुत देखा मैंने। अच्छा। और असमीज आसाम के दोस्त मेरे भरमार है, इतने दोस्त हैं मेरे आसाम से। उसके अलावा आसाम में बहुत बार गया हूँ इससे पहले भी, बिकॉज ऑफ NSD's ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर, है ना। वहाँ NSD के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। तो उस दौरान मैं जब थिएटर करते हुए ट्रेनिंग के लिए देने के लिए बहुत बार गया हूँ वहाँ पे। तो आसाम मुझे एक अपना एक दूसरे घर की तरह लगता है वाकई। अच्छा, आप असम से ही हैं। हाँ। और आपकी ये पहली असमी फिल्म है
हाँ, पहली एस्मीज फिल्म है। मैंने इससे पहले एक एस्मीज वेब सीरीज में काम किया था। अच्छा, अब वो कहाँ अवेलेबल होती है? वो पहले तो नीरी 9 के ऐप में थी, अभी यूट्यूब में अवेलेबल। कौन सा ऐप है? नीरी 9 के ऐप में थी। अच्छा, अभी यूट्यूब में अवेलेबल है वो, और उसका नाम इलीगल था। उधर एसमीज के वेरी रिस्पेक्टेबल कास्ट एंड क्रू थे। रवि शर्मा सर भी थे जो असम के बहुत बड़े एक्टर है। तो वो मेरी पहली एक वर्क एसमीज वेब सीरीज थी, जिधर मतलब उसमें मैंने मेरा हेयर भी शेव कर लिया था। अच्छा। तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग सा बॉक्सर कैरेक्टर प्ले कर रही थी मैं, स्ट्रीट फाइटर रिबेलियस कैरेक्टर। और अभी कुकी में एक बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। सो या तो आपके कैसे एक्टिंग में आना हुआ? शुरुआत कैसे हुई? पहले से ही मुझे बचपन से एक्टिंग में शौक था। छोटे छोटे कैमियो रोल्स करती थी मैं असम के गाने में। पर उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक ऑनलाइन कोर्स किया था। उधर बहुत इंटरेस्ट मुझे आया अबाउट एक्टिंग, अबाउट द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। फिर असम में जो इलीगल वेब सीरीज़ थी वो किया, और अभी कुकी। सो जर्नी अभी स्टार्ट ऐसे हुई है। आपने डायरेक्टर का कोई काम देखा था पहले? डेफिनेटली देखा है मैंने। दिल्ली क्राइम देखी है, मिर्ज़ापुर मैंने नहीं देखी है क्योंकि थोड़ा तब मेरा एज रिस्ट्रिक्शन था फॉर दैट मूवी। मैंने दिल्ली क्राइम देखी है, बंदिश बैंडिट्स भी देखी है। इट्स डेफिनेटली जब मुझे पता चला कि राजेश सर थे वाज प्लेइंग द रोल ऑफ माय डैड, तो मैं तो घर में इट वाज वन हेक ऑफ एन एक्सपीरियंस। बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था, पर सर के साथ काम करके भी इट वाज अमेजिंग। बहुत ही कंफर्टेबल और एक स्वीट जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वही सेट पे भी क्रिएट हुआ। बहुत सीखा भी मैंने सर से। सो इट वाज अमेजिंग। बट शी हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने। थैंक यू सो मच। जैसा कैरेक्टर आप इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं कुकी में, ऑलमोस्ट मैंने पैरेलल बिल्ड किया, तो आप देखेंगे कि मिर्ज़ापुर में भी कमो बेस इसी किस्म का कैरेक्टर है। नॉट उतना एक्सट्रीम नहीं है कि एक रेप सर्वर के फादर का रोल है, लेकिन डिम्पी का जो कैरेक्टर है, कई बार आप देखेंगे मिर्ज़ापुर में भी उस पर भी जो मुन्ना भैया का जो वो रहा है, तो काफी सिमिलैरिटी है। आप देखते हैं सिमिलैरिटीज में, आप नोट करते हैं कुछ? हाँ, मतलब काफी सिमिलैरिटीज भी हैं बहुत जगह, लेकिन कई जगह फर्क भी है। वैसे तो पूरा डिफरेंस और स्टार्क है, लेकिन सिमिलैरिटी भी एक है। बिल्कुल है, सिमिलैरिटी है कि सच के लिए लड़ने वाला, लेकिन वो हमेशा से पूरे समाज को सुधार देना चाहता है रमाकांत पंडित। वो खाली अपने घर के लिए नहीं है, घर के लिए तो उल्टा पंगा कर लिया, घर के लिए लड़ ही नहीं रहा, दुनिया के लिए लड़ने को लगा हुआ है। और ये ऐसा व्यक्ति है जो घर के लिए लड़ाई शुरू करता है, फिर रियलाइज होता है कि यार ये सबकी लड़ाई है, उल्टा है ना। और इसमें ये कि वो, इसमें मुझे मेरे लिए एक्टर के तौर पे ये इंटरेस्टिंग ये भी था कि अंदर से टूट गया है, लेकिन परिवार को दिखा नहीं सकता, परिवार को मजबूती दिखाना है। कुकी की बात कर रहे हैं, ये कुकी के लिए कि वो बंदा टूट गया अंदर से, लेकिन परिवार को दिखा नहीं सकता ये बात, बाहर मजबूत ही फसाड रखना है अपना। तो वो एज एन एक्टर वो बड़ा टफ होता था, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा लगता था कि यार ये अनअफेक्टेड तो नहीं लग रहा, जैसे इसके साथ कुछ हो गया, इतना बुरा हो गया, और बाप है और अनअफेक्टेड कैसे है ये, जबकि वो अनअफेक्टेड दिखा रहा है। अब ये इतनी पतली सी धार है, उसको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, बारीक लाइन है वो। हाँ। अब जैसे मिर्ज़ापुर की बात कर ही रहे थे अपन, आज के 20 तारीख को फिल्म ट्रेलर आना है उसका, परसों आ जाएगा। तो अपने को उसमें क्या नया देखने को मिलेगा? रमाकांत पंडित में क्या देखने को मिलेगा कुछ आपके रोल में? अब ये मैं बता नहीं सकता, थोड़ा तो बताइए, थोड़ा तो कुछ अपने को बिल्कुल लगता भी, है। मतलब ये है कि जो रमाकांत पंडित पिछले साल, जो पिछले सीजन में जो रमाकांत पंडित ने कत्ल किया था, एक तरह से मर्डर किया था मौर्य साहब का, तो उसके बाद रमाकांत पंडित क्योंकि सच के पुजारी हैं, तो उनको तो आपका क्या होता है, मॉरल स्टैंड, मॉरल कांटा कितना हिलेगा इस बार? मॉरल कांटा मतलब आप वो बचा के रखेंगे कि बेटों की राह पे तो निकल जाएंगे? हो ही गया है, लेकिन बाकी और आपको जो देखने को मिलेगा वो मैं अभी बता देता हूँ। डॉट डाल दीजिएगा। मिर्ज़ापुर साहब का एक सीन है, बड़ा वायरल होता है, मीम वाला सीन है, जो चाकू वाला है, हाँ। है कि आप चाकू लेके आते हो और आप कट्टा निकाल देते हैं। कैसे बनाता हो सीन, और आपको लगा था कि मतलब बाद में ऐसा कुछ वायरल हो सकता है, ऐसा कुछ, अभी आप उसको कैसे देखते हैं?
मुझे नहीं लगा था, लेकिन मैं आपको इसका ये किस्सा बता सकता हूँ कि मैंने इसी सीन का ऑडिशन दिया था। अच्छा। ये सीन का ही ऑडिशन दिया था मिर्ज़ापुर के, और जो मैंने अपने घर में ही किया था, और मुझे को एक्टर चाहिए था तो मुझे मिला नहीं, तो मेरा एक दोस्त है ग्राफिक डिजाइनर, उसको बुलाया और उसको पीटा था मैंने सीन में घर में, तो वो किया था तब। लेकिन मुझे तब ये लगा था कि सीन मज़ेदार है, बहुत प्यारा सीन है, मतलब उसमें स्वैग है, जो मिर्ज़ापुर वाला स्वैग है ना, वो था उसमें। जैसे अभी क्या है कि जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि तीसरा सीजन आना है, लोग रिलीज डेट पूछ रहे हैं कब आएगी सीरीज, कब आएगी, तीसरा सीजन कब आएगा, हाइप बड़ा बन गया है, मतलब भारी भारी हाइप बन गया है। तो क्या लगता है सीरीज पे खरी उतर पाएगी? क्योंकि बहुत बार होता है कि आप हाइप इतनी बना देते हो, लेकिन सीरीज फिर मतलब कई बार वो मीडियोकर रह जाती है, मतलब जो पहले 2 पार्ट में फन आता है वो तीसरे वाले में नहीं आता है। फैमिली मैन को लेके भी बहुत भारी हाइप था, हालांकि वो लिव अप टू की और नहीं की, मतलब पब्लिक का वो देखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ापुर 3 का क्या रहेगा सिचुएशन? देखिए, मुझे तो लगता है कि रहेगा, वो जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उसका बोझ होता है। अभी तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल बोझ होता है उसका, लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की जो मेकिंग के दौरान, कि इस बोझ को किसी ने नहीं लिया और ईमानदारी से कहानी जहाँ जानी चाहिए ना वहाँ गई है। जनता कहाँ ले जाना चाहती है उस पर नहीं गई है। तो आप समझ रहे हैं ना, हमेशा होता क्या है ना कि आप ऑडियंस के लिए, जैसे सीरियल्स में ऑडियंस के लिए प्ले करने लगते हैं ना आप, कि जो ऑडियंस चाह रही है कैरेक्टर बढ़े, ऑडियंस चाह रही है ये हो जाए, ये जिंदा हो जाए, ये मर जाए, हाँ ना, वो वाला हो जाता है ना कई सीरीज में। लेकिन मिर्ज़ापुर की अच्छाई ये है कि चाहे कुछ भी आप चाहें, ऑडियंस के मन में कुछ भी मंशा हो, लेकिन मिर्ज़ापुर अपने चरित्रों से और अपनी कहानी से सच्चा रहेगा, और वही उसको नया बना देता है हर बार। मतलब आप कह रहे हैं कि उम्मीदों पे खरी उतरेगी? मुझे तो लगता है। बड़ा स्टेटमेंट है। मुझे तो लगता है। अब देखिए, अब बड़ा स्टेटमेंट नहीं होए तो माफी मांग लेंगे। जैसे नेता नहीं कहते हम इतने जीतेंगे, हार जाते तो कहते माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे पक्का उम्मीद है, क्योंकि पूरी ईमानदारी से बनाया मिर्ज़ापुर 3 को भी, जितना 2 को बनाया था पिछले 2 सीजन्स को। तो मिर्ज़ापुर को ऐसे गालियों गोलियों के लिए जाना जाता है ना, कि भाई ऐसा होगा, ऐसा बड़ा वो वॉयलेंट है, जो भी है, जो जिस दुनिया में घट रही है, बड़ा वॉयलेंट वर्ल्ड है वो। क्या टेक है आपको जो वॉयलेंस आजकल, हम रिसेंटली देखेंगे जैसे एनिमल आई, सलार आई, जो तमाम तरह KGF है, जो इतनी फिल्में आ रही हैं, और वो जो एंगर है हीरो का, इतना गुस्सा है, इतना वॉयलेंस है, कहाँ से आ रहा है? ये मैं नहीं कह सकता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर आश्चर्य होता है कि जनता को ये पसंद क्यों आ रहा है। मैं ये सोचने पे मजबूर जरूर करता है मुझे। क्यों, मतलब आपको क्या लगता है क्यों आ रहा है? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप ऑडियंस सपोर्ट पसंद करती है, ये इसका मुझे सवाल जरूर पैदा होता है मुझे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप मिर्ज़ापुर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक को पसंद क्यों हो रहा है कि आपकी मन में द्वंद्व है? नहीं, मिर्ज़ापुर के लिए नहीं कह रहा मैं, वायलेंस के लिए इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो तो मिर्ज़ापुर में भी बात कर रहा हूँ। नहीं, वायलेंस ज्यादा काम, मतलब इसके बारे में ये कहना पड़ेगा कि वायलेंस ज़्यादा काम करता है, या कोई भी फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम इमोशन काम करता है, जो वो कहानी में सच्चाई से पैदा हो रहा होता है। आप समझ रहे हैं? अदरवाइज बहुत रोना भी बेकार लगता है, बहुत हंसना भी बेकार लगता है, मतलब कॉमेडी भी झूठी हो जाती है, कोई भी जॉनर झूठा हो जाता है अगर उसका धरातल सच्चाई ना हो तो वायलेंस का तो बहुत काम आता है, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर सक्सेस होता है तो उसमें कहीं कोई सच्चाई होती है, इमोशनल कैरेक्टर्स की या उस परिवेश की। अच्छा, मान लीजिए जैसे कहते हैं कि अगर आप उसको इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए वायलेंस ही है, जैसे पब्लिक अगर एंजॉय कर रही है, इसको ऐसे दिखाया जाता है कि उसको सपोर्ट कर रही है ना, तभी आप एंजॉय कर रहे हैं अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मसलन आप एनिमल का एग्जांपल ले लीजिए, एनिमल आई थी रणबीर कपूर की भी, संदीप रेड्डी वहाँ की फिल्म। जी, आपने देखी वो फिल्म? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? आपने देखी एनिमल? नहीं देखी? सबसे सेफ आंसर है, देखी ही नहीं। नहीं, वाकई नहीं, सच्ची में नहीं देखी। वाकई नहीं देखने का सोच रहे हैं? मैंने अभी फिलहाल सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं, एक लापता लेडीज और 12th फेल। मैं वैसे भी बहुत कम देखता हूँ। सबसे आपने सेफेस्ट फिल्में देखी है जिसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं बहुत ही कम फिल्में देखता हूँ, और फिक्शन का काम बहुत कम देखता हूँ, खुद का भी काम कम ही देखता हूँ। क्यों फिक्शन क्योंकि देखते हैं? मुझे पहले बहुत देखा है, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल अटेंड किए, बहुत सारे फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किए, सारा फिल्म हिस्ट्री, सिनेमा हिस्ट्री जान लिया, हर तरह की जॉनरास देख ली फिल्म में। अब यूँ लगता है कि अच्छा ठीक है, पढ़ाई हो गई, अब मेरे को लगता है कि मेरी आर्ट में कहीं रेफरेंस लाइफ का रहे, आर्ट का ना आ जाए कहीं।
आप बेसिकली ऐसा बचते हैं कि उसकी नकल ना लगे बेसिकली। कहीं अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली हो जाता है कई दफा। मतलब एक्टर्स के काम में तो लोग बहुत कम नोटिस कर पाते हैं, लेकिन फिल्मों को लेके लोगों का होता है कि ये सीन यहाँ से उठाया हुआ है, वो सीन। हाँ, लेकिन एक्टर्स भी कर देते हैं कई बार। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बिल्कुल नया एक्टर था और हमने बिल्कुल शुरुआत काम की थी, तो हमें ये लगता था अच्छा दारू का सीन मिल गया, इसका मतलब बच्चन साहब जैसा कुछ करना है। आप समझ रहे हो? कोई इमोशनल सीन मिल गया तो अच्छा दिलीप कुमार साहब जैसा कुछ करना है। उस इमोशन की सच्चाई नहीं पकड़ते थे और रेफरेंसेस जिंदगी से लेके नहीं आते थे। आप समझ रहे हो? तो रेफरेंसेस जिंदगी से आने चाहिए, ना कि आर्ट का रेफरेंस आर्ट नहीं होना चाहिए, आर्ट का रेफरेंस लाइफ होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा बचता हूं, जितना जो जरूरी फिल्में देखता हूं, बाकी मैं जनरली बचने की कोशिश करता हूं। तो डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूं, है ना, या बाकी जो आम जीवन देखता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि वो इमेजिनेशन है उसमें। तो लास्ट आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी या कौन सा कोई ऐसी चीज देखी जिसने आपको बहुत ऐसे इम्पैक्ट डाला हो आपके ऊपर, आपको जिसने प्रभावित किया हो? वेब सीरीज, शो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, कुछ भी हो सकता है। नहीं, फिक्शन में तो अभी ये दोनों ही देखे थे मैंने अभी फिलहाल, तो उससे पहले वाला मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या देखा था इससे पहले। पिछले कुछ टाइम में ऐसा कुछ देखा हो जिसने आपको भारी इंप्रेस किया हो कि भाई बहुत टाइम पर ऐसा कुछ देख रहा हूँ? कुछ डॉक्यूमेंट्री, एक वो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो एलिफेंट वाली डॉक्यूमेंट्री थी, द एलिफेंट विस्परर। हाँ, द एलिफेंट विस्परर, जो ऑस्कर लास्ट मुझे जो इफेक्ट किया काम, वो मुझे वही याद आ रहा है। आपने कौन सा काम देखा? आई थिंक मैंने लापता लेडीज ही देखी थी लास्ट। बहुत अच्छे से, बहुत रिलेटेबल स्टोरी थी, बहुत स्वीटली, इट वाज नॉट आउटराइट फेमिनिज्म, बट बहुत सटली लाइफ को दिखा के वो लोगों ने वो फिल्म बनाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो भी आर्ट और कॉमर्स को बैलेंस कर रहे थे। एक और डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, चिम्प एम्पायर। चिम्प एम्पायर नेटफ्लिक्स पे है। वो 2 चिम्प्स के ग्रुप्स के बारे में है, जो बहुत ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत तगड़ा समझाता है, और वो इतना अप क्लोज कभी भी शूट नहीं किया गया है। ऐसा कभी चिम्प्स को इतना अप क्लोज कोई किसी ने भी शूट नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री है अबाउट रियल चिंपैंजीज, है ना, और वो बिल्कुल इतने करीब से शूट की हुई पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कई सालों बिता के। आप जरूर देखिएगा वो, और इट विल शो यू अबाउट आवर जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है ना, जो हमारे अंदर से तो हम वही हैं। मुझे मिर्जापुर वाला सवाल मुझे इसलिए आया था, जैसे पूछा मैंने वॉयलेंस वाले से जो बात पूछी आप लोगों ने, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीज संदीप रेड्डी वांगा ने जावेद अख्तर को कही थी। जावेद अख्तर ने कहा कि ऐसी फिल्में जो है नहीं बननी चाहिए, नाराजगी जाहिर की, आलोचना की। तो उन्होंने इसका जिक्र किया। तो वांगा ने कहा कि फिर मतलब आपके बेटे ने मिर्जापुर प्रोड्यूस की है, क्योंकि मिर्जापुर के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी है, एक्सेल एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने वो फिल्म सीरीज प्रोड्यूस की है, तो आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो, उनको क्यों नहीं बोला आपने? तो अभी देखिए, हम तो एक्टर है ना, अब ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की बातचीत है, हम तो मतलब एक्टर्स का कितना सही होता है, कितना नहीं होता है। एक्टरों का हमारा सही यही है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसी चीज मैं ऑब्वियसली करते हुए कतराऊंगा, और अगर कुछ हो रहा होगा तो मैं अपना विरोध भी जाहिर करूंगा, अगर वो कहीं से भी कोई इलीगल चीज को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर वो कोई सर्टिफिकेशन से गुजर के आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तो सर्टिफिकेशन की कैटेगरी के तरीके को बदलना चाहिए। नहीं, सर्टिफिकेशन ठीक है पर्सनली, अगर आप देखें तो जैसे पर्सनली कोई चीज होती है, मॉरली आप किसी चीज के नहीं मैं जजमेंटल नहीं होना एक्टर्स का वो को लेके, एक्टर के तौर पे नॉन जजमेंटल होकर ही काम हो सकता है। तो मतलब मैं कोई वैल्यूज को, क्योंकि आई हैव टू प्ले एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर, मैं आई कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट थिंग्स। आई कैन मेक इट श्योर कि वो इलीगल काम कोई ना हो। तो फिर जैसे एक्टर्स की आलोचना होती है उनके काम को लेकर, जैसे एक्टर्स की आलोचना होती है उनके काम को लेकर कि आपने कोई चॉइस उनकी अल्टीमेटली है ना, जैसे कबीर सिंह आई, शाहिद कपूर की बड़ी आलोचना हुई कि आप ऐसा रोल कैसे कर सकते हैं, हिंसक फिल्म है, ये है, वो है, वायलेंट है। एनिमल आई, सिमिलर तरह के रिएक्शंस आए। मैं इसका जवाब आपको अलग तरीके से देता हूँ शायद, क्योंकि ये हमेशा ये एक फंसाने की तरह के सवाल होते हैं। इनका मैं जवाब अच्छे वाला दूसरा देता हूँ। वो ये कि आप ये खाली वायलेंस की बात कर रहे हैं कि वायलेंस समाज में नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि समाज में वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, किसी को भी नहीं है इसमें दो राय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म्स हैं
और हमारे जो काम हो रहे हैं ना, वो सोसाइटी में ऐसी और कई सारी गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बनने वाले सीरियल्स जो एक नारी का गलत चित्रण करते हैं, वही पुरानी घिसी पीढ़ी रवाज को बढ़ावा देते हैं, है ना, रिग्रेसिव कंटेंट के साथ होते हैं। उन पे कोई बातचीत नहीं है, उन पे कोई रोक टोक नहीं है। नहीं होती है नहीं, लेकिन इतनी नहीं है क्योंकि उतना इम्पैक्ट नहीं है ना। इम्पैक्ट उतना कैसे नहीं है? क्योंकि आजकल मैं आपको बताऊं, एनिमल से ज्यादा कोई भी ये इस तरह का सीरियल देखते होंगे जो मक्खी बन जाते हैं। आपका पॉइंट अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, वो ज्यादा देखते होंगे। मैं आपका पॉइंट समझ गया। उसके अलावा मैं बोलूं, न्यूज में भी कई इतनी इररिस्पॉन्सिबल चीजें चलती हैं जिन पे कोई वो नहीं है, वो तो जिन पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जो आप चाहे आप वो वाले हो तो मैं तो फिर सवाल उधर भी खड़े कर सकता हूँ। आप खाली फिल्म को एक पकड़ रहे हैं और फिल्म का भी एक वायलेंस को पकड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप टेलीविजन में चल रहे वाले रिग्रेसिव कंटेंट पे बात कीजिए, आप न्यूज़ में इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और रॉन्ग फैक्ट्स को दिखाने को भी सवाल कीजिए उतना ही। वो तो गलत, वही बोला ना कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वाली बात आएगी। तो फिर आप हमें क्यों दे रहे हो? नहीं, आप भी रखो उसका हिस्सा कुछ। हम रख रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, जैसे बैलेंस कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो है एक ऐड आया था, सेक्सुअल हेल्थ ब्रांड है, उसका एक ऐड आया था जिसमें यही किया गया था कि जो रिग्रेसिव टीवी सीरियल्स होते हैं उसका उसमें स्पूफीकरण किया गया था, बेसिकली स्पूफ बनाया गया था। तो उसमें बड़ी हाई तवा मची कि ऐसा कैसे आप टीवी सीरियल्स को सेक्स के साथ कैसे। हमारे यहाँ में टैबूस की कमी नहीं है। हमारे यहाँ वॉयलेंस पे बात करोगे गलत है, सेक्सुअल चीजों में बात करोगे गलत है। तो वो गलत सही वाला वो चलता रहेगा। वो सारा खेल किस चीज का है कि आप उसको पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो क्या? मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने ऊपर लगे इल्जाम को बताता हूँ। अभी तो आप दूसरों को भी नहीं तो तोहमत ऐसी मैं सच में बता रहा हूँ आपको। मैं पुरानी बात बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मैं डायरेक्ट करता था इंडियाज मोस्ट वांटेड। ठीक है जी, उसके करीब 80 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए थे। जी पे आता था वो सीरीज। उस दौरान मुझे कई बार कहते थे कि यार ये क्रिमिनल को पहचानिए और पकड़वाइए, ये था ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उस दौरान मुझे कहते थे कि यार आप ये क्रिमिनल का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वो हीरो नहीं बनना। एग्जैक्टली, हीरो नहीं बनना चाहिए। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता था एज ए डायरेक्टर कि वो क्राइम करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि दिखाना तो मुझे सब है, लेकिन वो ग्लोरीफाइड कहीं से भी ना हो, है ना। तो ज्यादातर आप कोई भी कहानियां उठा लीजिए, अगर वायलेंस है भी तो वायलेंस को जीतता हुआ कहीं किसी कहानी में नहीं दिखाया गया है। आप चाहे मिर्जापुर ले लें, चाहे किसी को भी ले लें, वायलेंस जीतता हुआ नहीं है। अल्टीमेटली आप मिर्जापुर के जब भी सीजन्स खत्म होंगे तो आप देखेंगे कि कालीन भैया हारेगा, रमाकांत पंडित जीतेगा। ये देखिए भाई, ये मैं कहता हूं, ये आ गया है अपने को सबसे बड़ा वो स्पॉइलर मिल गया है, रमाकांत पंडित जीतेगा। इस सीजन की बात नहीं कर रहा, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, इस सीजन की बात नहीं। लार्जर पिक्चर बता रहे हैं, सत्य की होती है। लेकिन अब तो रमाकांत पंडित का भी मॉरल स्टैंड जो है ग्राउंड वो चेंज हो चुका है। अब तो वो भी नहीं, वो तो देखिए रास्ता उबड़ खाबड़ होता है ना हर जगह का। सच्चाई राह आसान तो हुई। तो ये बताइए, ये फिल्म जो है जैसे कुकी की हम बात कर रहे थे, तो कुकी कोई में ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग, आपने तो बताया आपका वन लाइनर था वो जो डायरेक्टर ने आपको बताया था, आपके लिए कौन सा एक्स फैक्टर था जो आपको लगा कि यार ये पिक्चर तो करनी पड़ेगी? पहले एक्चुअली मुझे करने का मन ही नहीं था। क्यों? वो आपको एक्टिंग तो करनी थी। नहीं, क्योंकि आप ही जो बोल रहे हैं चॉइस के ऊपर है। मुझे पता था कि जो कुकी के साथ हुआ है वो फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ है, तो ऐसा एक रोल करना इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, द बिगिनिंग ऑफ माई करियर मुझे ऐसी एक फिल्म करनी नहीं थी इफ़ आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन जस्टिफाई द कैरेक्टर। तो जब मुझे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तब पढ़ने के बाद फर्स्ट रीडिंग में ही मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं बहुत रोया। और मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी थे, तो दे ट्राई टू काम मी डाउन। तभी मुझे पता चला एम आई मेंटली रेडी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट मेरी एज भी बहुत कम थी। आई वॉज जस्ट 16 व्हेन आई शॉट इट, सो आई हैड टू आस्क माई सेल्फ दैट आर यू मेंटली रेडी टू टेक अप दिस रोल। बट उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम स्क्रिप्ट पढ़ा, आई हैड दिस ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन, पर मुझे पता चला दैट इफ़ आई गिव इट, इफ़ आई ट्राई, then to some extent maybe I will be able to understand Cookie's story.
तो वो जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वही बहुत इंपॉर्टेंट लगा. देयर वाज नो एक्स फैक्टर बिकॉज देयर वाज द रियलिटी. जो मैंने ऐसे स्टोरीज पढ़े एंड ऑलवेज एज अ गर्ल मुझे ऐसा लगा कि ये तो बंद होना चाहिए सोसाइटी में, पर हम लोग कुछ करते नहीं है टू मेक इट स्टॉप. सो आई एम नॉट सेइंग दैट कुकी विल ऑल्सो मेक इट स्टॉप, या जो आपने बोला गैंग रेप और रेप इन जनरल और सेक्शुअल असॉल्ट इन जनरल, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप मूवी देख के आपको ऐसा लगेगा कि मूवी देखने से ही बंद हो जाएगा. पर इट इज़ अ थॉट कि ये मूवी देखने के बाद अगर आपको अच्छा भी लगा बुरा भी लगा, आप घर में आके बात करेंगे. और वो बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी डोंट हैव अ कॉन्वर्सेशन देन उसके आगे सोल्यूशन होगा कि नहीं, वो विल नेवर रीच इट. तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत नेसेसरी है. वो ये फिल्म वो कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सकती है. तो इसलिए मुझे बहुत मन किया टू डू दिस फिल्म बिकॉज आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस. अगर फिल्म देख के आप घर में आप बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, क्योंकि दिस नीड्स टू मूव फ्रॉम द थिएटर टू द होम, फ्रॉम द थिएटर टू द स्कूल. तभी कुछ सोल्यूशन क्रिएट होगा, तभी कुछ थॉट कल्टिवेट होगा. इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक में, अलग टेक में, क्योंकि ऐसी फिल्म्स बनाई गई है पर ये एक अलग एस्पेक्ट में डील करती है. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, लाइक इट्स I was motivated to be a part of this film. I'm also hopeful that the audience will also come and watch this because of these reasons. किस तरह की फिल्में आप करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं आप आगे? अच्छा, अभी तो काम डेफिनेटली आई वांट टू वर्क इन, ऐसे ऑप्शंस मैंने पैन आउट नहीं किए कुछ. बिकॉज कैन्स में हीरो बनूंगा तो ये वाला रोल करूंगा, ऐसा वाला रोल करूंगा, आपने कुछ सोचा है? ऐसे मैंने नहीं सोचा है. ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इकोनॉमिक्स भी, आई एम परस्यूइंग इकोनॉमिक्स इन द फ्यूचर. सो मुझे ऐसा काम करना है विच इज़ समथिंग मीनिंगफुल, which challenges me maybe. अभी मैं it's just the beginning of my career. I want to work as much as I can. जितना काम मिले उतना काम करने का passion है. पर something that is a bit different. अभी कुकी का कैरेक्टर मैंने प्ले किया तो वो कैन में मुझे एक साउथ के डायरेक्टर ने बोला था कि कुकी देखने के बाद आपको सेम कैरेक्टर में कास्ट करने के लिए बहुत ऐसे सेम टू सेम कैरेक्टर में स्टीरियोटाइप करते हैं. हाँ, सो मुझे वो नहीं करना है. मे बी समथिंग डिफरेंट, मे बी समथिंग दैट लीव्स एन इम्पैक्ट और इज ब्यूटिफुल इन अ सेंस. सो वो एक्टिंग क्राफ्ट जो मेरे और पॉलिश, बिकॉज कुकी इन इटसेल्फ बहुत मुझे सिखाया एक्टिंग के बारे में. सो something that teaches me more about this craft. I want to work in something like that. So ऐसे ही ऑप्शन जैसे मैंने पैन आउट नहीं किया कि सिलेक्टिव यही करूँगी, जो भी काम मिले वो भी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. अच्छा सर, जैसे रीजनल फिल्में हैं, रीजनल फिल्में जो बन रही हैं रीजनल, हाँ, उसके साथ ये आजकल तो रीजनल फिल्मों का हो गया है कि सबको जाना है पैन इंडिया, है ना, कि KGF आ गई कन्नड़ा सिनेमा से, कांतारा आ गई तेलुगु से, पुष्पा आ गई, बाहुबली आ गई, तमिल से तो चल ही रहा है, रजनीकांत की वो की जेलर आ गई, लियो आ गई, लगातार लंबे समय चला आ रहा है. तो जब आप देखते हैं कि कुछ छोटी फिल्में बन रही हैं, है ना, कुछ बड़ी फिल्में बन रही हैं, बड़ी फिल्में बनती हैं बड़ी फिल्मों की तरह, छोटी फिल्मों का अपना एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, उनका रहता है कि अपने को, तो वो जो मेकिंग का प्रोसेस जो होता है और जो बजटरी कंसर्न्स होते हैं, आप दोनों किस्म के बजट का हिस्सा रह चुके हैं, वो बजट कितना बजट रहता होगा रीजनल फिल्म का अराउंड, मतलब कितने पैसे में रीजनल फिल्म बन जाती है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली किसी भी रीजनल फिल्म का बजट बहुत ही कम होता है. मतलब अंदाजन स्ट्रिंग बजट होता है कंपेयर टू, हाँ, मतलब 100 का भाग दे लीजिए, इतना कम होता होगा बड़ी फिल्मों से. और एक्टर्स की फीस में कितना फर्क आता है? एक्टर की फीस में भी कम फर्क होता है, बहुत फर्क होगा. तो अगर ऑब्वियसली आपको मैं तो शॉर्ट फिल्म्स तो फ्री में कर लेता हूँ बीच में, जो बिल्कुल शॉर्ट फिल्म है ना, और कुकी जैसी फिल्म्स में भी यू हैव टू कट योर बजट एंड एवरीथिंग. बेसिकली आपको क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, आपको मन का काम करना है तो थोड़ा मन का काम करना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा. और कुकी यार कब रहेगी इंडिया में? इंटरनेशनल तो हो गया, इंडिया में कब आ रही है कुकी? 28 जून को. 28 जून को थिएटर में रिलीज है. और इंटरनेशनल मार्केट्स में कब आ रही है? इंडिया से बाहर कब आ रही है? तो नेपाल में 28 जून को ही आ रही है. अच्छा. और बाकी कंट्रीज में आई थिंक 2 हफ्ते बाद आ रही है. 28 के 2 हफ्ते बाद. हाँ सर, आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी एक तो आज ही मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई, बढ़िया फिल्म है, हमारा मूवीज
पे देखिए। हमारा मूवी यूट्यूब हाँ, पे। हमारा मूवीज है उसमें, और रेणुका शाहनी जी हैं, अच्छा, और हम दोनों की एक बहुत ही स्वीट सी छोटी सी कहानी है क्या नाम है यार। उसका? उसका नाम है एक कदम। एक कदम। एक कदम, तो वो आज ही रिलीज हुई, आप लोग देखिए, बड़ी प्यारी सी आधे घंटे की फिल्म है। आज और short film आ रही है। जस्ट दो लोग हैं उसमें। रेणुका आज शाहनी शॉर्ट जी फिल्म आ रही है, परसों मिर्जापुर आ रही है, फिर मिर्जापुर आ रही है, और फिर कुकी आ रही है। कुकी आ रही है। उसके अलावा एक फिल्म आ रही है उलझ, अच्छा, उलझ, जानवी कपूर के साथ, जानवी को गुलशन देवैया जिसमें भी- गुलशन देवैया, उसके रोशन बाद मैथ्यू हैं। हाँ, वो क्या थ्रिलर है? वो थ्रिलर एक तरह से, ओरिजिनल है? स्पाई थ्रिलर समझ लीजिए, इस तरह का कुछ है। स्पाई थ्रिलर है। और आपका अभी इस कुकी के अलावा क्या चल रहा है, क्या आने वाला है कुछ? अभी तो मैंने अभी भी 12th दिया, सो आई एम परस्यूइंग हायर स्टडीज। पर बाहर से कैन में भी इटली से और फ्रांस से कुछ अभी बातचीत चल रही है, तो देखते हैं। पर क्योंकि मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ, अच्छा, तो इसलिए उधर कुछ कर सकती हूँ, फिर इंडिया पे तो वापस आना ही है, तब देखते हैं क्या होता है। तो आज की बातचीत यहीं तक। हमारे साथ थे राजेश तैलंग और रितिशा खौंड। इनकी फिल्म आ रही है कुकी, 28 जून को सिनेमाघरों में लग रही है, जाके देखिए। 20 जून को मिर्जापुर 3 का ट्रेलर आ रहा है, 5 जुलाई को सीरीज आ रही है, वो भी देखिए। आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।